राधे राधे। जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रो भारत पर बहुत अलग अलग तरीके की क्लासेस की जाती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। उसी में से आज एक टॉपिक को हम लेके आए हैं, वो है बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी। आपने इसके बारे में सुना होगा कि इससे 1 मिनट का प्रिडिक्शन होता है। तो वो 1 मिनट का प्रिडिक्शन कैसे होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके योगास। कि जब किसी 2 प्लेनेट या 3 प्लेनेट या 4 प्लेनेट एक साथ बैठे होते हैं तो आपस में क्या योग बना रहे होते हैं, उनको देख के हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज क्लास होने वाली है, बीएनएन के योगास। जो 150 योगास होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम क्विक या 1 मिनट प्रिडिक्शन जिसको बोल सकते हैं वो करते हैं। तो आपने बीएनएन अगर कहीं से सीख रखी है, पर आप उसको उस तरीके से क्विक प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उसको उस तरीके से, तो भी आप ये क्लास के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो इसके लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। उनमें उनकी महारत हासिल है। उनको नॉलेज तो और भी बहुत सारी विधाओं का है, पर मतलब हम बोल सकते हैं कि एक आदमी का जो परफेक्शन होता है 100% का, वो एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर का है। तो उस क्लास के लिए स्वागत करते हैं अनुराग सर का। राधे राधे, जय गुरु जी सर। राधे राधे मैम। जय राधे गुरु। राधे सर। सर एक बार सबको अनम्यूट कर रही हूँ, राधे राधे करते हैं, फिर बिल्कुल क्लास की बिल्कुल। शुरुआत करते हैं। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। सर एक सेकंड है ना, मैं राधे सबको पहले राधे। अनम्यूट करती हूँ दूसरे तरीके से, कि सब अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर पाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। राधे सभी का राधे सर। स्वागत है। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। और राधे राधे टू ऑल। सर एक सेकंड अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर मैम। देखिए, इस क्लास की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, पर जो भी इस क्लास को करेगा उसको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेड क्लास में आएंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट योगास के बारे में बात करने वाले हैं जो पेड क्लास के लिए ही होते हैं। तो जो यहाँ बना है, क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है आज की क्लास। जी सर, शुरू करें। आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं सर। भला आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है, पर जो लोग नए हैं उनके लिए आपका एक छोटा सा बिल्कुल। इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना। जी। सभी को पहले पुनः एक बार राधे राधे। एस्ट्रो भारत के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है हम लेके आए हैं वो है प्रिडिक्शन। जो मेथड होता है हमारा, इसमें आपके 150 योगा जो कुंडली में हमारे बनेंगे। 150 प्लस भी हो सकते हैं, मिनिमम 150 तो हम इसमें देंगे इसके अंदर। उसके इसी के लिए मैंने ये वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है। मेरा नाम है एस्ट्रो अनुराग तारा। मैं जिस विधा के अंदर आज के समय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो है भृगुनंदी नाड़ी। और जिसके योगास की बात करूंगा वो भी नाड़ी योगास ही होंगे सारे। और ये बहुत एक्यूरेट हैं, ऋषियों द्वारा प्रमाणित हैं, उन्हीं के द्वारा श्रीमुख से निकले हुए हैं। तो मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं, जो नए हैं, आज जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। मैं रघुनंदी नाड़ी और एस्ट्रो वास्तु में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा भी मैं और भी कई मॉडलिटीज जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुख्य मेरी यही है। और जर्नी मेरी स्टार्ट वही वैदिक से हुई थी। सभी करीब करीब एस्ट्रोलॉजर्स की, करंट सिनेरियो की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा अगर पीछे जाए, हम जाए कुछ समय पीछे, तो सभी की शुरुआत कहीं ना कहीं वैदिक से होती है। तो मेरी शुरुआत भी वैदिक से हुई। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी जो है, फादर जो है मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिकल फील्ड से रिटायर है। तो उनके पास में बहुत बड़ा क्लाइंटेल था, यानी क्लाइंटेल मतलब बहुत सारे लोग थे जिनकी कुंडलियां, क्योंकि मेडिकल फील्ड में होने का मतलब है बहुत सी चैलेंजेस, वो बहुत से अलग अलग तरह के लोगों से मिलना। तो जिसकी वजह से उनके पास में बहुत बड़ा क्लाइंट बेस था, और डॉक्टर्स थे, बहुत से लोग थे। तो उनका आना घर में अक्सर लगा रहता था। हम देखते थे क्या माहौल है, पापा प्रिडिक्शंस करते थे, तो वो देखते देखते क्यूरियोसिटी से मैं भी इस फील्ड में धीरे धीरे करके एंटर कर गया। शौकिया तौर पे मैं बहुत समय तक करता रहा।
लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये विधा जो है इसको पूरी तरह से जानना और इसमें उतरना बहुत आवश्यक है। रीजन भी ये था कि देखिए, हर व्यक्ति जो यहाँ आया है, आज जुड़ा है, कोई भी व्यक्ति अपने शौक से एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता। या तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर से चीट किया हुआ होता है, या उसके अपने प्रश्नों के जवाब उसको कहीं से नहीं मिल रहे होते हैं, या कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो उनके सवालों को ढूंढता ढूंढता इस ट्रैक पे आ जाता है। और जब मैंने ज्योतिष का ज्ञान लिया तो अपने गुरुओं से मुझे एक चीज मालूम चली जो बहुत ऑथेंटिक है, जो आपके साथ शेयर करूंगा आज मैं। जब आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ऑकल्ट के दरवाजे खुलते हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य का होता है, और 8वां हाउस जो होता है हमारी कुंडली में, वो हमारे दुर्भाग्य का होता है। और अष्टम भाव ऑकल्ट का है, पराविद्या का है। और जब 9th हाउस आपका बंद होता है, तो उसका 12वां हाउस हमेशा कुंडली में बोला गया है कि जैसे ही कोई हाउस आपका डीएक्टिवेट होगा तो उसके 12th हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो 9th हाउस डीएक्टिवेट हुआ, 8th हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। 8th हाउस क्या है? ऑकल्ट का। जब हम ऑकल्ट की फील्ड में आते हैं, 8वें से दूसरा भाव 9वां भाव वापस आया था। तो हम अष्टम भाव से अपने द्वितीय भाव को एक्टिवेट करते हैं, जो धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, और हमारे भाग्य को भाव भी कहलाता है ना वो। तो वहां से वो वापस से एक्टिवेट करना चालू होता है। ये तो थी सामान्य सी बात। अब आते हैं कि एग्जैक्टली आज जो क्लास हो रही है हमारी, इसका फ्लेवर क्या है। देखिए, आज के समय में यूट्यूब आवा जिंदाबाद। दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर के वीडियोस बहुत फैले पड़े हैं, खूब सारे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे सब चीजें आधी अधूरी हैं, छुपाई हुई हैं। कोई भी आदमी आपको और से कोई चीज नहीं पकड़ाएगा, ठीक है? अगर आपके पास में ज्ञान है, आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, आपने उसका बेसिक फंडामेंटल्स आपने क्लियर कर लिए हैं, देन आप जो यूट्यूब पे जाइए और वहां के वीडियोस देखिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे हैं, वहां पे बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी नवीन स्टूडेंट ही हूँ ज्योतिष का। तो जो पुराने इस ज्योतिष फील्ड के धुरंधर रहे हैं, जिनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे चला गया उनके पास, उनकी उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है, उनके ज्योतिष का फ्लेवर, उनका टेक्स्ट मैं चेक किया है, देखा है, परखा है। तो मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ और उनकी चीजों को मैं आज भी अपने नॉलेज के अंदर ऐड करता हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में यूट्यूब आपके लिए बहुत सहायक नहीं होगा। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं भृगुनंदी नाड़ी की, तो यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि इसेंस जो है वो वहां से गायब है, कोई देता नहीं। सब स्मार्ट है, सब अपना क्लाइंट बनाने के चक्कर में है, वहां कुछ ना कुछ ऐसा फेंकते हैं जिससे कि नए नए लोग उनसे जुड़े, क्लाइंट बने, सब चलता है। अब आते हैं भृगुनंदी नाड़ी। ये ऋषियों की विद्या है ना? सभी जानते हैं कि सब जितनी भी विधाएं हैं, जैमिनी जो है, ज्योतिष जो है, वो ऋषि जैमिनी द्वारा उनका ओरिजिन वहां से है। पाराशरी की, वैदिक की बात करें तो ऋषि पाराशर के द्वारा है ना? भृगु नाड़ी की बात करें तो भृगु ऋषि की द्वारा है। नंदी की नाड़ी की बात करें तो नंदीश्वर ऋषि द्वारा की गई है। चंद्रकला नाड़ी है, बहुत सा नाड़ी है, दुनिया भर की बहुत सी विधाएं हैं, है ना? ऐसे ही केपी है, जो अपने साउथ से आई थी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति के ऊपर केपी। सब ना कहीं किसी न किसी ऋषि द्वारा ही इस विद्या को लाया गया है।
अगर आप एक चीज देखें, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष पे लोग ट्रस्ट कम करते हैं, लेकिन जिन ऋषियों द्वारा ये ज्योतिष विद्याएं लाई गई हैं वो भगवान के समानांतर थे एक समय में। उनका पदवी, उनका रुतबा बहुत जबरदस्त था। इसको मैं दो उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा आपको मैं, क्योंकि मैं बीएनएन का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो बीएनएन की से ही आपको समझाता हूं मैं। ऋषि भृगु, आप जानते हैं, सब जानते हैं इनको, कि भगवान जब विष्णु क्षीर सैया पे, क्षीर सागर में जब आराम कर रहे थे, तब उन्होंने उनको आवाज लगाई। जब वो नहीं जागे, तब क्रोध में आके उन्होंने, ऋषि भृगु ने उनकी छाती पे लात मार दी थी। यानी कि आप सोचिए कि उनकी क्या पोजीशन रही होगी कि भगवान के वक्षस्थल पे लात का प्रहार कर देना। इतने सिद्ध। और दूसरी एक कथा जो है वो आती है कि जब भगवान शिव ने ऋषि से पूछा कि, भृगु ऋषि से कि ऋषि ये बताइए कि इस वक्त पार्वती कहाँ है। तब उन्होंने ज्योतिष ज्ञान के थ्रू कैलकुलेट करके बताया कि इस वक्त माता जो है वो स्नान कर रही है। इतनी एक्यूरेसी। तो जब माता आई और भगवान शिव ने उनको बोला कि, ऋषि ने बता दिया था कि माता आप स्नान करने गई थी अभी, देवी आप। तब देवी ने कहा, माता ने कहा कि इतनी डीप साइंस, इतनी गहरी चीजें। वहां से भृगु ऋषि को एक श्राप मिला था ज्योतिष के लिए। भगवती ने कहा था कि अब पूरी तरीके से कोई नहीं देख पाएगा इसको। एक महिला की निजता को देख लेने तक की विधा, वो ज्योतिष। और एक श्राप मिला था माता लक्ष्मी से। जब उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे प्रहार किया था, तो माता उन पर गुस्सा हो गई थी, वो क्रोध में आ गई थी। तो उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया था। तब ये बात कही जाती है कि भगवान जो ऋषि भृगु हैं, वो थोड़े से परेशान हुए कि मेरा इतना जो अनुभव है, मेरा ज्ञान है, ये सब तक कैसे पहुंच पाएगा। तब उन्होंने एक चीज बोली कि जो भी भृगु नाड़ी को पढ़ेगा, मैं स्वयं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो ये जो विधा है, ये मस्तिष्क से नहीं चलती है, दिल से चलती है। और इसमें उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलता है। कभी भी आप देखेंगे, जो भी नाड़ी ज्योतिष के जो जितने एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जब वो बात करेंगे आपसे, तो वो चार्ट को कम देख के बात करते हैं। चार्ट को एक नजर में देख लेते हैं, उसके बाद वो जो बताते हैं, बोलते हैं, उनकी एक अलग ही एक कनेक्शन जुड़ जाता है इस चीज का। तो वहां से ऋषि भृगु जो है, वो जुड़ के कनेक्ट होके करते हैं। और इसकी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट है, बहुत जबरदस्त है। आज जो हम वेबिनार लेने आए हैं, वो इसी के संदर्भ में है। क्योंकि इस विधा के अंदर रिश्ते, साथ में उनकी जो चीज कनेक्ट होती है, दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन कनेक्ट होगा तो क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे होती है, जितनी सटीकता से इस विधा में जाना देखा जा सकता है, किसी और विधा में उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो विधा है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ से कनेक्ट होती है। चलिए उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। आपके सबके साथ में एक, पहले मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ, एक सूत्र लेता हूँ, समझाता हूँ उसके बारे में। मंगल, यानी मंगल, बुध और शुक्र। मंगल बैठा है, बीच में उसके शुक्र आ गया, उसके आगे बीच में बुध आ गया, उसके आगे शुक्र आ गया। तीन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर किसी के चार्ट में ये है तो आप देख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज को आप। भ्रगुनंदी नाड़ी के अंदर मंगल जो होता है, हस्बैंड का कारक होता है, ठीक है। बुध जो होता है, मित्र का कारक भी होता है, प्रेम का कारक भी होता है, लव अफेयर्स। और वीनस जो है, पत्नी का कारक होता है।
मंगल शुक्र के बीच में अगर बुध आ गया, पहला कॉम्बिनेशन तो ये बनता है कि उन व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता ही होता है, लव मैरिज योगा कहलाता है। ठीक है। साथ में इसके एक चीज और नोट करने वाली बात है, क्योंकि मैंने कहा था कि बुध मित्र भी है, थर्ड पर्सन है। आप देखेंगे जब कभी भी हस्बैंड वाइफ किसी बात को लड़ रहे होंगे, किसी का आपके पास कोई कुंडली आएगी, और अगर आप उसमें आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमेशा पति या पत्नी वो ये जरूर बोलेंगे कि एक तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारे बीच में दरार पड़ रही है। बुध जो है वो तीसरा व्यक्ति है पति पत्नी के बीच में। अगर ये बीच में आ गया, मंगल बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया, तो डेफिनेटली आप देखेंगे वहां पे कि तीसरे व्यक्ति का दखल पति पत्नी के बीच में मिलेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन जो है डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा। बुध क्या होता है और क्या होता है, बुध बुध बहन भी होती है, बुध बुआ भी होती है। तो वो तीसरा पर्सन बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मित्र भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पूर्व का व्यक्ति जो बीच में आके बैठ गया है। हस्बैंड की कोई अफेयर भी हो सकता है उसमें, या पत्नी की पूर्व जीवन का कोई साथी भी हो सकता है। सूत्र बनते कैसे हैं, थोड़ा इस पे इसकी व्याख्या पे आते हैं। मंगल के आगे बुध बैठा है, तो यानी मंगल हस्बैंड हो गया, बुध उसके आगे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि पति के जीवन में प्रेम आएगा, लव अफेयर होगा, मित्र उसके बहुत से होंगे। देन वीनस मिल रहा है, तो यानी कि मंगल शुक्र के बीच में बुध आ गया, तो इसका मतलब प्रेम संबंध आ गया, लव अफेयर आ गया। और इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो शुक्र के पीछे बुध बैठा हुआ है, मतलब यह है कि पत्नी की पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कोई पर्सन हो। ये एक आपको सिर्फ देखने का नजरिया दे रहा हूं खाली मैं, इस चीज को आप किसी के कैरेक्टर पे बिल्कुल लाद मत दीजिएगा ऐसे ले आके, कि शब्दों को मेरे ऐसे कैसे ले आके शब्दों को मान लगा दें किसी को। उसकी स्थिति कंडीशंस देखिएगा, समझिएगा, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। बिना जाने बिना समझे बिना पहचाने किसी भी प्रिडिक्शन को सीधा सीधा नहीं कर दीजिएगा। मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं उसको देखने के। ठीक है। इस विषय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिए। आप लोग कैमरा ऑफ रहते हैं ना तो मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता। मैं हर वेबिनार में आके ये बात जरूर बोलता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये पर्सनली फील होता है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा अगर कैमराज ऑफ है। तो प्लीज कैमराज ऑफ। ठीक है। सेकंड चीज, एक योगा और बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ, रिलेट करके देखिएगा अपने जीवन से। आप लोग लिख लीजिएगा, आपके पास अगर कुछ चार्ट्स हो तो चार्ट पे अप्लाई करके देखिएगा, कहीं भी इसमें फर्क नहीं महसूस। अगर सिंह राशि के अंदर लियो साइन में अगर वीनस बैठा हुआ है, अगर लियो साइन के अंदर वीनस बैठा हुआ है, तो क्या आप इसके प्रिडिक्शन आएगी निकल के। शुक्र क्या है, पैसा। ठीक है। सिंह राशि में आ गया, सूर्य और शुक्र की बनती नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जो अपने ऑफिस में है, वर्क प्लेस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनका। तो ऐसा आदमी, चाहे उसके पास पैसा हो, तब भी उस पैसे का सुख नहीं भोग पाता अगर सिंह राशि के अंदर शुक्र मिलेगा।
हमेशा उसको एक ना खालीपन सा दिखाई देगा, उसको लगेगा कि ये पैसा है तो सही लेकिन मेरे लिए नहीं। ठीक है, उसको अंदर से खुशी नहीं मिलती उस आदमी को, चाहे कितना ही पैसा कमाए। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि सिंह राशि जो है वो बेल साइन है, उजाड़ की राशि। और इसमें अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप अक्सर देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के पास अगर पैसा आ भी गया तो पैसा चला भी जाता है। बेल साइन का मतलब क्या होता है? बनाया, जब बन गया, टूट गया, ढह गया, फिर दोबारा बनाया, तैयार किया, सब कुछ किया, देन वापस से वो चीज हो गई। मल्टीपल टाइम से चीज उनकी लाइफ में उठापटक चलती थी, जिसकी वजह से क्या है, उस पैसे को वह जो है ना उसका सुख नहीं भोग पाते। होता तो है, लेकिन एक मजेदार बात और है इसके अंदर, इस कॉम्बिनेशन में। ऐसा व्यक्ति जिसके सिंह राशि में शुक्र बैठा हुआ है, अगर उसको कोई भी कार्य प्रारंभ करना है, वो चाहता है कि मैं जीवन में कोई कार्य करूं, तो अपने कुल देवता या अपने इष्ट देवता को याद करते हुए उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे कि प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं काम शुरू करने आ रहा हूं, मेरी सहायता कर दीजिएगा। और कार्य शुरू कर दे, चाहे जेब में 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 50,000, कुछ भी हो, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे पैसे भी रुक जाएंगे। यानी कि एक डिवाइन सपोर्ट आके आपकी हेल्प करती है, आपके काम करवाने के लिए, काम करने तक के लिए आपकी वो मदद आपके साथ रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज, सिंह राशि के अंदर वीनस बैठा है, वीनस आपकी पत्नी है। सिंह राशि का नेचर उसके अंदर आएगा ही आएगा। क्या नेचर आएगा? पत्नी राजसी स्वभाव की होगी, उसके अंदर दिखेगा, एक क्वालिटी दिखाई देगी आपको। ठीक है। पत्नी धनवान होगी, आपके पास पैसा हो या नहीं हो लेकिन पत्नी अपने पास रखेगी, सेव करेगी। पत्नी सुंदर होती है। ईगोस्टिक होगी, और पति पे हुक्म चलाने वाली भी मिलेगी, ऑर्डर देगी पति को। और एक चीज और बताता हूँ, चलिए, एक थोड़ा इससे हटके है लेकिन एक बहुत जबरदस्त सूत्र है, शायद आपके जीवन में कभी ना कभी काम आ जाए। अगर सिंह राशि में शुक्र बैठा है और आपका किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम है और आपको डर लग रहा है कि वहां जाऊंगा काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपनी पत्नी को साथ लेके चले जाइए। अपनी पत्नी को उस कार्य के लिए आगे कर दीजिए, सरकार वो कार्य आपका हंसते हंसते कर देगी। पांचवी जो राशि है ना वो सरकार की राशि है, तो आपका हेल्पिंग टूल कौन बनेगा? आपकी पत्नी बनेगी, वीनस है वहां पे बैठी। स्वप्ना जी ने इसकी सहमति दी है, आई थिंक उनका शायद है, और ऐसा कुछ हुआ, एक फीडबैक ले लेते हैं उनसे। मैं जी मैम। सर मेरे हस्बैंड की वीनस सिंह राशि में है। और ये बात सही है कि जब भी कहीं भी ऑफिशियली, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिस या बॉस के पास कुछ काम का होता है या उनसे काम निकलवाना होता है, एक्चुअली हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, एक ही इंश्योरेंस कंपनी में है, तो वो मैं ही आगे आती हूँ तो वो काम हो जाता है। और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि हाँ, ईगो थोड़ा बहुत शायद है मेरे में, धनवान भी कह सकते हैं, सुंदर का तो पता नहीं सर।
और लेकिन हाँ ये डोमिनेट सुंदरता, नहीं कर नहीं सुंदरता जो पाती। होती है वो भारी नहीं होती, सुंदरता अंदर वाली भी होती है। आपका व्यक्तित्व भी सुंदर होता है, जब होता है तो आप अपने आप ही अच्छे लगने लग जाते हैं लोग। जैसे कि जी जी। अगर हम बात करें, सोचिएगा, आपको एक लेकिन विचार थॉट दे रहा हूं आप लोगों सबके लिए। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुंदर नहीं है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग के दम पे, अपने व्यक्तित्व के दम के ऊपर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में वो जगह बनाई है जो दूसरा नहीं छीन सकता। रॉयलनेस की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ रॉयलनेस आपकी कह प्रतिभा सकते हैं की बात हो रही है, आपके, है ना, उसी तो इसलिए वो मेरे ब्यूटी नेचर जो में है है। ना, ब्यूटी, देखो सुंदरता तो एक सर्टन टाइम तक रहती है, उसके बाद में आगे पीछे हो जाए। सुंदरता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य क्या है, तेज है, चमक है, रोशनी है, तो पत्नी के ऊपर वो चीजों का भी प्रभाव मिलेगा। ब्राइटनेस, चमक, प्रभाव, रोशनी, सम्मान मिलता है पत्नी को अक्सर। अगर वीनस अगर सिंह राशि में बैठा है तो पत्नी को सम्मान भी मिलता है, यस, रिकॉग्निशन रॉयलनेस मिलता भी है। हाँ रॉयलनेस भी है, वो भी मैं है। महसूस करती हूँ उसमें। थैंक यू मैं सर। क्या कह रहा हूँ, सूत्र बोला है तो लगेगा ही लगेगा, ना लगे संभावना नहीं है। हो सकता है कि वो सूत्र आपके जीवन में आया नहीं है, तो इसलिए आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके आएगा वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात तो 101% सही है। मिलेगा ही मिलेगा। 101%। चलिए ठीक है। ये जो खूबसूरती है ये प्रघुनंदी नाड़ी की है, इतना इसेंस ले जाती है, इतनी खूबसूरती से चीज को निकालती है, इतनी बारीकी से चीजों को पकड़ती है। जब आप उसको लगाएंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। कुछ योग अच्छे भी बनते हैं, कुछ योग बुरे भी बनते हैं। चलिए, आपकी कुंडली में अगर जुपिटर से सूर्य 5वें हाउस में बैठा हुआ है, एक तो मैंने फिफ्थ हाउस उसकी बात कर ली मैंने कि फिफ्थ साइन के अंदर ही वीनस बैठा था। अब जुपिटर की बात कर रहा हूं। जुपिटर, आप हैं जितने भी यहाँ पे इस वेबिनार में कनेक्टेड हैं, आप सब जुपिटर ही हैं। आपकी कुंडली, उससे अगर आपके किसी का भी जुपिटर से 5वें हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, तो प्लीज मैं चाहूंगा जिसकी बैठा हुआ है और वो अपनी उम्र अगर लेके बैठे हैं, अगर उन्होंने 50 साल की उम्र रख अपनी हो गई है, उनकी आसपास हो गई है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा इस चीज के लिए कि सूर्य अगर, जुपिटर से सूर्य अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को अपने जीवन में 28वें साल, 34वें साल और 46वें साल के अंदर जरूर प्रतिष्ठा, नाम, रिकॉग्निशन मिली होगी। ट्वेंटी 34 और 46 आपके जीवन के लिए विशेष रहेंगे, आपके नाम के लिए, आपको सम्मान के लिए। चलिए, आप में से कोई ये बताइए, नीचे लिख के बताइए कि आपका जुपिटर से सन कौन से हाउस में बैठा है। कोई 3 व्यक्ति बताए मुझे, ताकि मैं आपको उनके बारे में बता सकूं। कोई 3। चलिए, बंदना जी का लेता हूँ। 9th हाउस में नहीं कुछ लिखा हुआ है। शिव कुमार जी का लिखा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए लगातार में, 3 गए थे और बहुत सारे आ गए। चलिए खोलता हूँ। ऐसा मत लिखिए सूर्य इन 8th हाउस, गुरु इन 10th हाउस, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूं बृहस्पति से सूर्य कौन से हाउस में लिखा, ये बस लिख के भेजिए। जुपिटर से सन 10th हाउस में बैठा है, ये लिखिए मुझे। अभी हमने लिखा 11th हाउस में, तो 11th हाउस में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो क्या देगा? जीवन के 28वें साल, जीवन के 34वें साल, जीवन के 40वें साल, जीवन के 46वें साल,
और जीवन के 52वें साल के अंदर आपको नेम एंड फेम मिला होगा। कोई ना कोई इन सालों के अंदर विशेष रूप से आपको कोई ना कोई सम्मान मिलेगा। जुपिटर से 11th हाउस में अगर सन बैठा है तो 28वें साल, 34वें साल, 40वें साल, 46वें साल, 52वें साल मिलेगा। और ये होगा जब आप जाएंगे पीछे अपनी जर्नी को देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। वंदना जी लिख रही है कि सर आप शेविंग क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं है वंदना जी, करता हूं, कुछ समय से नहीं की है। जीवन में अगर मैं देखूं तो पिछले 1.5 साल ही मैंने अपनी से दाढ़ी बढ़ाई है, ब्रीड बढ़ाई है मैंने। उससे पहले मैं शेव्ड ही रहता था। अगर अच्छा नहीं लग रहा हूं तो प्लीज बताइएगा, हटा दूंगा। ऐसा कोई उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ठीक है। एक है, देखिए और देखते हैं, एक कम है। डॉक्टर अक्षय जादव, इनका लिखा है जुपिटर से 9th हाउस में सन है। ठीक है। जुपिटर से 9th हाउस में सन होगा तो क्या होगा, 44वें साल में और 50वें साल में नेम एंड फेम आएगा। आएगा ही आएगा। अगर गुरु से, तो गुरु बन्ना जी का है गुरु 12वें भाव में, और 36वें साल में, 42वें साल में, 47वें साल के अंदर नेम एंड फेम मिलता है सबको। अब वन्ना जी अगर इस एज में इसमें आ चुकी हैं तो बताएं। ठीक है। चलिए कुछ और अब आगे, कुछ और लेते हैं, नई नई चीज लेते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल के आगे का केतु बैठा हुआ है, अगर मंगल के आगे डिग्री वाइज केतु बैठा हुआ है, फीमेल का चार्ट है, हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल की बात नहीं कर रहे, तो उनका हस्बैंड का नेचर कैसा होगा, क्या होगा, क्या क्वालिटीज होगी, क्या चाहेगा हस्बैंड, हम उसे बात करें। मंगल हस्बैंड है, केतु डिटैचमेंट है, पतंगवादी है, अलग है, तो क्या होगा ऐसे में। पहली चीज तो ये होगा, वो अलग है, धार्मिक तो होगा, वो तो सिंपल सी बात है, हस्बैंड धार्मिक होगा, ओके, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसके अलावा। पहली चीज तो ये होगी कि लड़का बार बार शादी के लिए रिजेक्ट कर देगा, पहली बार में शादी नहीं होती। फीमेल की कुंडली में अगर मंगल का ही केतु बैठा है, तो मंगल हस्बैंड है, केतु ना है, मना है, तो पति आसानी से नहीं मिलता, मानता नहीं, ना करता है बात। और अगर शादी हो गई, किसी योग की वजह से शादी हो गई, तो पति की जो टेंडेंसी रहेगी वो सेपरेटिव टेंडेंसी रहेगी, अलग अलग रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। उस फीमेल को उसकी मेटल जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। और यहां तक भी कहते हैं, ऋषि कहते हैं इस बात को, कि अगर मंगल के आगे फीमेल की चार्ट में अगर मंगल का ही केतु हो तो डाइवोर्स भी हो सकता है। अब देखिए, ऋषि ने बोला डाइवोर्स हो सकता है, हम इसको थोड़ा मॉडर्न आज के सिनेरियो में समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को। डाइवोर्स का मतलब होता है संबंध विच्छेद होना, अलग हो जाना, दूर हो जाना। इसको कई एस्पेक्ट से, कई परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं,
सोचिएगा इसको, आपको विचार दे रहा हूं मैं। हो सकता है कि उसका हस्बैंड मिलिट्री में हो, उसकी पोस्टिंग बाहर रहती हो, पति दूर चला गया, पति साथ नहीं रह रहा है, तो ये यूटिलाइज हो गया। हो सकता है हस्बैंड का जॉब किसी दूसरे शहर में हो, एमएनसी में काम करता हो, वाइफ गुड़गांव काम कर रही है और हस्बैंड की कंपनी बेंगलोर में है। यहाँ सेपरेट नहीं हो रहे हैं दोनों, लेकिन प्लैनेट ने सेपरेट कर दिया, काम चल जाएगा। केतु क्या कह रहा है, मंगल कह रहा है अलग हो जा। तो इस तरीके से वो उसको सेपरेशन की तरफ ले आ रहा है। पति बहुत ज्यादा धार्मिक हो, जैसे कि अभी आया था इनका मंगल केतु का ही हो गया, पति बहुत धार्मिक है, और इतना धार्मिक है कि इसे पूजा पाठ मंदिर घंटी बाजी से फुर्सत ही नहीं है। तो पति पत्नी के संबंध नहीं रहेंगे, बनेंगे ही नहीं। वो कहेगी फैमिली का सोचो, परिवार का सोचो, मेरा सोचो, वो कहेगा हरी इच्छा हरी इच्छा हरी इच्छा, भगवान के उसमें लगा रहेगा वो। मैंने यहां तक ऐसे केस देखे हैं इसके अंदर कि डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल कनेक्शन बहुत सालों से कट गया। रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, वो अलग सो रहा है, वो अलग सो रहे हैं, बेड के बीच में गैप आ गया, सेपरेशन हो रहा है। ये एक सेपरेशन है। सेपरेशन टेंडेंसी भी देता है, और अगर उस टेंडेंसी को आप यूज नहीं करें तो केतु कहता है अलग कर दूंगा, अलग काट के अलग कर दूंगा, जाओ, तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगा। तो वो डाइवोर्स का बात होता है। और जिस समय में यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे केतु ट्रांजिट करता हुआ आ गया, तो समय विशेष में पति अपने आप पत्नी से दूर हो जाएगा। उन दोनों को अगर ऐसा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन दोनों को कहो कि भैया काम करो, कुछ दिन के लिए तू मायके चली जा बेटा, या तो एक काम कर बेटा, कुछ दिन के लिए तू नौकरी में बाहर चल जा, कहीं और ट्रांसफर ले ले, रिश्ता बच जाता है। वरना केतु क्या करेगा, रिश्ते को काट देगा। केतु इन सेवेंथ हाउस, चले बता देता हूँ, एक आया है अंजलि जी का आया है, सेवेंथ हाउस में केतु होगा तो क्या होगा। ऐसे में भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। सेवेंथ हाउस हमारी कुंडली के अंदर पति पत्नी के निजी संबंधों का होता है, तो वहां थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा, दोनों के बीच में विचारों का मतभेद रहेगा, कोई एक आदमी एक दूसरे आदमी से कटा कटा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है, पार्टनरशिप चलेगी नहीं। सेवेंथ हाउस आल्सो पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर की हो चाहे बिजनेस पार्टनर की, केतु वहां पे उनको अलग कर देगा। सेवेंथ हाउस में केतु होगा तो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर पैसे को लेकर तकलीफें आएंगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपका डे टू डे लाइफ का है, डे टू डे खर्चों का होता है, तो वहां पैसों की समस्या दिक्कत बनी रहती है। राजेश जी, यहाँ मैं कुछ थोड़ा थोड़ा आपको फ्लेवर दे रहा हूँ चीजों का, है ना। अगर सबका बताने बैठ जाऊंगा एक एक हाउसेस का सबका लेके, तो ये पूरा कोर्स हो जाएगा बीएनएन का। तो इसीलिए अगर आप जिज्ञासु हैं, जाना चाहते हैं और गहराई तक जाना चाहते हैं, तो आप इस मेरे बीएनएन के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और आपको बहुत चीजें मालूम चलेंगी। आप बीएनएन बेसिकली क्या है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आपको बता दूं। ये बीएनएन जो है वो है लाइफ मैनेजमेंट, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है ये। आपको सिर्फ कुंडली देखना नहीं सिखाता है ये, कुंडली देखना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं है ये। आप देख पाते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बने हुए हैं, अब आपको अपना जीवन कैसे जीना है, वो गुण जो है वो ये सिखाता है। बिल्कुल डिग्री को देखते हैं इसके अंदर, डिग्री आती है इसके अंदर। अगर एक ही हाउस में अगर कई प्लैनेट बैठे हैं तो डिग्री वाइज कंसिडर किए जाएंगे।
159 में बैठे हैं तो भी डिग्री वाइज कंसिडर किए जाएंगे, डिग्रीज का रोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रोल है, रोल है। ठीक है, चलिए। एक है, अगर आपकी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली के अंदर मंगल और वीनस के बीच में मार्स बैठा है, वीनस बैठा हुआ है, अलग अलग हाउस में बैठा हुआ है, एक हाउस में बैठे हुए हैं। अगर इसके बीच में सन और मर्क्यूरी आ गए हैं, मार्स और वीनस के बीच में सन एंड मर्क्यूरी आ गए हैं, इन्हें कहते हैं हेम्ड पोजीशन। ठीक है, ऐसे में इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि जातक के पिता का मिडिल एज के अंदर ऑपरेशन हुआ होगा, सर्जरी का ही हो गई फादर। मंगल और वीनस के बीच में अगर सूर्य और बुध आ गए, देखो हेम्ड योगा कई तरीके से बनता है, समझिएगा। अनिल जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, थैंक यू अनिल जी। हेम्ड योगा कई तरीके से बनता है, देखिए मैं बताता हूं आपको मैं किस तरीके से बनता है। अगर आपके 2 नंबर भाव के अंदर मंगल बैठा है, 12 नंबर भाव के अंदर आपका वीनस बैठा हुआ है, और 1 नंबर भाव में अगर सूर्य और बुध आ गया, तो ये दोनों के बीच में हेम्ड हो गया। क्लियर है? एक होता है एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य की डिग्री कम है और मंगल की डिग्री कम है, वीनस की डिग्री बहुत ज्यादा है, उन दोनों की डिग्री के बीच में सूर्य और बुध आके बैठ गए, हेम्ड हो गए। एक हेम्ड योगा बनता है, वो होता है कि लग्न के अंदर सूर्य मंगल बैठा हुआ है, समझिएगा। लग्न में मंगल बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, 1-7 की पोजिशन, और 10वें भाव के अंदर या चौथे भाव के अंदर अगर सूर्य बुध आ गए, पहले भाव में मंगल है, 7वें भाव में वीनस है, ठीक है, और चौथे भाव में या 12वें 10वें भाव के अंदर सूर्य बुध आ गए, तो क्या करेंगे? वो हैम्ड हो गए, फंस गए बीच में। ये तभी होगा जब ये बाकी हाउसेस खाली हैं, इसे कहते हैं हैम्ड योगा। क्योंकि बीनन के अंदर एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कोई भी प्लैनेट अपने से 159 में मूव कर सकता है। तो अगर पहले हाउस में अगर सूर्य मंगल बैठा है, तो वो 5वें में भी जा सकता है और 9वें में भी जा सकता है। तो अगर आप लाइन खींचेंगे तो उसको, है ना, और 7वें भाव में शुक्र बैठा है, तो शुक्र 7वें भाव से तीसरे भाव और 11वें भाव में भी जा सकता है। तो 3 और 7 पे लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे 10वां भाव और चौथा भाव कट गया, बीच में क्रॉस में आ जाएगा, तो वो क्या हुआ? वो हैम्ड हो गया, फंस गया। ये मिलेगा। समझ आ रही है बात मेरी आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, एक योगा और लेते हैं, उसके बाद में मैम से कुछ परमिशन लेंगे कुछ चीज दिखाने के लिए आपको। अगर जुपिटर के साथ में अगर सूर्य बैठा हुआ है, या जुपिटर से फर्स्ट हाउस में सन बैठा हुआ है, तो जातक के पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। जुपिटर सन अगर एक ही हाउस में बैठे हुए हैं,
जातक के पिता दीपक ओझा जी ने इसका वो भेजा है कि बिल्कुल सही है ये सूत्र। मैं इसी तरीके के आपको 150 प्लस सूत्र आज दूंगा इसमें क्लास के अंदर, जो 100% सही होंगे, और हर प्लेनेट से दूंगा, हर प्लेनेट से जुड़े हुए दूंगा, जुपिटर से जुड़े हुए दूंगा, मून से जुड़े हुए दूंगा, मार्स से जुड़े हुए दूंगा। जब आप लगाएंगे देखेंगे इन चीजों को, आप वंडर करेंगे कि जो ये चीज बोली गई है, ये आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने लिख दिया गया था। कितनी एक्यूरेट साइंस है ये। ठीक है, अच्छा रिपीट करूं इसको मैं। सूर्य से पहले भाव में, यानी जुपिटर से पहले भाव में सूर्य बैठा हुआ, यानी जुपिटर के साथ ही अगर सूर्य बैठ जाए, और इवन ये तक देखा गया है कि जुपिटर से 159 के अंदर भी अगर सन बैठा हुआ है, थोड़ा और आपको दे तो तब भी ये चीज मिलेगी। एक चीज और देख बताता हूँ, एक चीज और लिखिए, इसी चीज के ऊपर समझाता हूँ आपको। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, एक हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य की डिग्री शुक्र से ज्यादा है, शुक्र 5 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री का है, और एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं। हमें कोई राशि नहीं देखनी, कोई भाव नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, कहीं बैठे। आपके फादर की वेल्थ आपसे ज्यादा होगी, जातक की वेल्थ से ज्यादा उसके फादर की वेल्थ होगी। फादर पैसे वाले होंगे ज्यादा, और नेटिव जातक को पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। थैंक यू दीपक जी। यानी कि यहाँ पर कुंडली की जरूरत ही नहीं है पूरी देखने की। आपको दो प्लैनेट दिख गए, कहीं भी बैठे दिख गए, एक साथ बैठे दिख गए, आप ये प्रिडिक्शन बोल दो ना, आप तो सीधा बोलो और व्यक्ति ना नहीं करेंगे। अगर वीनस सूर्य से आगे बैठा है, अगर वीनस सूर्य से आगे बैठा है, तो आपके पास पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा, सम्मान होगा, पैसा होगा, सब मिलेगा। यहाँ पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ जातक के पास पैसा अच्छा है, फादर पैसा कमाएंगे, फादर की वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन जातक के पास भी बहुत अच्छा पैसा होगा। वहां पे जातक को संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ पे जातक को मिलता है। दिस इज ब्यूटी ऑफ बीएनएन। इतने इजी तरीके से, आराम से, सरल शब्दों में 1 सेकंड में प्रिडिक्शन कर देना आपको सिखाता है। नहीं जरूरत है हमको किसी और चार्ट की, वर्क चार्ट की जरूरत नहीं है, दशा महादशा अंतरदशा नहीं चाहिए, नक्षत्रों तक नहीं जाना है, डिविजनल चार्ट तक नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। सेम डिग्री प्लैनेट्स कभी नहीं होते उमा कृष्ण जी, सेम डिग्री के प्लैनेट्स कभी नहीं होते हैं। हो सकता है कि दोनों 20-20 डिग्री के हों, लेकिन 20 डिग्री के बाद में उनमें मिनट्स में और सेकंड्स में डिफरेंस आएगा। पूरे 20 डिग्री का होके 20 डिग्री 15 मिनट का हो, और शुक्र 20 डिग्री 18 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, अगर मिनट भी सेम है तो भी सेकंड्स में डिफरेंस आएगा। जो आगे है वो आगे है, जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है, होगा। सेम डिग्री के प्लैनेट्स नहीं मिलते। इनमें लिखा है गुरु जी का शुभ अशुभ नहीं देखना है, शुभ अशुभ की बात ही नहीं होती है। कुछ नहीं, हाउस वाइज भी देख सकते हैं, डिग्री वाइज देख सकते हैं,
हाउस वाइज भी अगर अगर आगे है, सूर्य 10वें हाउस में है, वीनस 11वें हाउस में, तो भी चलेगा। सूर्य 10वें में है, वीनस 9 में है, तो भी मानेंगे, उस चीज को कंसिडर करेंगे जो मैंने बताया। उसको मल्टीपल वे में आप देख सकते हो उस चीज को, आगे पीछे की स्टोरी है। डिफरेंस आएगा। तो पद्मा मैम, एक बात थोड़ा सा प्लीज अगर कुछ शेयर करें तो प्लीज। सर मैं वही कह रही थी कि आज आपका पढ़ाने का फ्लो ऐसा था कि मैं आपको रोक ही नहीं नहीं कर पाए, सॉरी पा रही मैम। थी। कई नहीं बार नहीं, क्या होता है एक्चुअली कि सर क्या होता है कि मुझे पता है बीएनएन आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। कई बार जिस ये होता तरीके से है, आप बात कर रहे थे मैं फ्लो तोड़ देती तो बाकी सबका भी फ्लो टूट जाता, इसीलिए मैंने कुछ जैसे बोला कि ही नहीं आज। किसी का फर्स्ट लव होता है, तो हाँ। बीएड मेरा फर्स्ट लव है। और मुझे क्या है, इसमें जब विषय में आता हूँ ना मैं, तो मैं शायद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और मैं बहुत कुछ बोलता चला जाता हूँ इसके नहीं, अंदर। जितना आपने डिटेल में बताया ना सर, ठीक है ना, और वेबिनार में जितना डिटेल में बताया ना, तो उस हिसाब से मैं आपको रोक ही नहीं पाई, है ना, इसीलिए। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। और सर जितने लोग हैं ना वो बने हुए ही हैं, और उनको भी बहुत आनंद आया, इतना मुझे पता है। तो सर की ये 5 डेज की अमेजिंग सी क्लास आने वाली है, जिसमें सर ने अभी आपके साथ कुछ ही योगा शेयर किए, और आप देख रहे हैं कि सर ने जिस फ्लो और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको आप तक ट्रांसफर किया है, ऐसे ही 150 योगास की बात करेंगे हम भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। ये क्लास 6 तारीख से चालू होने वाली है। इसका टाइम 6:30 बजे का है। यही रहेगा जो वेबिनार का टाइम था। 1 डेढ़ घंटे की क्लास रहेगी, उससे ज्यादा की इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर की 8:15 का एक ऑलरेडी बैच चल रहा है, और इसका एनर्जी एक्सचेंज कम से कम 3-4 हजार पे तो होना ही चाहिए था, पर बहुत ही नॉमिनल पे रखा है, क्योंकि सर चाहते हैं कि लोग बीएनएन से कनेक्ट कर सकें कि बीएनएन ऐसी विधा है जिससे आपका प्रेडिक्शन 100% राइट होता है। मतलब अगर वो योगा आपकी लाइफ में है तो वो फलित होगा ही होगा। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 999 पर आपके लिए 150 योगास ऑफ भृगुनंदी नाड़ी है। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, और भी बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है जब अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे, क्योंकि जैसे आपने वेबिनार में देखा, ऐसा तो क्लास में और भी बहुत अलग तरीके से होगा। कोई भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है, 9119117057 पर। जी सर। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग उनको ही मिलेगी जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया है और क्लास ज्वाइन करेंगे। एक देखिए साल तक रैपिड, रहेगी कुमार कृष्णा जी। ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। ये रेमेडियल पार्ट नहीं है, रेमेडियल पार्ट अलग होता है। यहाँ जो मैं बात करने आ रहा हूँ वो कुछ ऐसे अकाट्य सूत्रों की बात करने आ रहा हूँ मैं, जो आप किसी भी विधा में देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बीएन में देखिए खाली आप। इस सूत्र को अगर पाराशरी में लगाएंगे, इस सूत्र को अगर आप केपी में लगाएंगे, इसको आप जेमी में लगाएंगे, लाल किताब में लगाएंगे, कहीं लगा लीजिए आप इस चीज को, ये सूत्र एकदम अकाट्य हैं, लगेंगे ही लगेंगे। तो ये रेमेडी वाला जो पोर्शन है, रेमेडीज में आगे आएंगे मेरे अभी, जिसमें सिर्फ रेमेडीज की बात करूंगा, मैं रेमेडीज बताऊंगा। आप चाहेंगे तो जनरल रेमेडीज चाहेंगे जनरल दे दूंगा, बीएन रेमेडीज चाहेंगे तो बीएन, जैसा आप लोगों का अपना फीडबैक प्लीज अपना चैट के रूप में यहाँ जरूर डालिए कि आप क्या चाहते हैं, और आप मुझसे कौन कौन से विषय के ऊपर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या वेबिनार चाहते हैं आप लोग, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं समय समय पे वो चीजें यहाँ पे आपके साथ लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा इस चीज को। अब एक और सूत्र, अगर जुपिटर और वीनस अगर सेम हाउस में बैठे हुए हैं, किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी वीनस और जुपिटर अगर सेम हाउस में बैठे हुए हैं, तो जातक की पत्नी सेम टाउन सेम सिटी से मिलेगी। उसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, दूर भटकना नहीं पड़ेगा, पत्नी आपके नजदीक से ही आएगी।
ये ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको मैं, जो आपको और किसी विधा में पढ़ने को नहीं मिलेगी। इतनी गहराई से, इतनी एक्यूरेसी से, इतनी डिटेल से जो चीजें है ना, ये सिर्फ बीरन समझाती है, दिखाती है, लेकिन लगेगी सब जगह। अगर जुपिटर और मर्क्यूरी अगर एक साथ हैं किसी के, किसी ने लिखा था आई थिंक, जुपिटर और मर्क्यूरी अगर एक साथ है, तो जातक के मन में कभी भी शांति नहीं रहती है, नो पीस ऑफ माइंड। हमेशा जातक विचारों से घिरा रहेगा, उसका दिमाग हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, सोचता रहेगा। अगर जुपिटर और मर्क्यूरी अगर एक साथ हैं, तो जातक को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। अभी तीन की बात नहीं करेंगे, अभी दो दो की तो दो को पकड़ लें एक बार, तीन तो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे फिर। और देखिए, ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मेरे से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, आते रहें, जुड़ते रहें, और किसी दिन आपके मन में ये विचार आए कि सर से बीएनएन पढ़ना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेके आपके साथ में आता हूँ, बीच बीच में चीजों को लेके, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में दे सकूं, समझा सकूं। सैटर्न एंड सन, सूर्य और शनि अगर एक साथ किसी के एक साथ भाव में बैठे हैं, उस पिता पुत्र की बनती नहीं है कभी। दोनों में हमेशा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बने रहेंगे। अगर वो सेम हाउस में रह रहे हैं, सेम प्लेस में रह रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। अगर सूर्य से आगे शनि बैठा हुआ है, तो पिता के जीवन में संघर्ष भी बहुत रहेंगे। और सूर्य से पीछे शनि बैठा है, सेम हाउस में कॉम्बिनेशन में, तो पिता का पहले, आपके जन्म से पहले का जो जीवन था वो संघर्ष में रहा होगा। प्लीज इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, जिन्होंने भी ये सूर्य शनि का डाला था, इसको कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज फॉर्म का। शनि के आगे सूर्य होगा, पिता के जीवन में संघर्ष पूर्व जन्म में रहा हो, जीवन में रहा होगा, लेकिन वो अपना संघर्ष को जीतते हुए आगे सम्मान की स्थिति में पहुंच गए होंगे। होगा। और अगर ये सूत्र अगर नहीं लग रहा है, तो दोनों में डिग्री वाइज बहुत डिफरेंस होगा। बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। अगर ये सूत्र काम नहीं कर रहा है, तो मैं बता दूं आपको मैं, कहीं ना कहीं से जुपिटर की ब्लेसिंग आ रही होगी। सूर्य शनि पे अगर जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाएगी, तो ये योग आपको पीड़ा कम देगा। नहीं दे, नहीं हो, नॉट पॉसिबल। 10 चार्ट में देख के लगा के देख बताइएगा मुझे। अगर जुपिटर से 10वें भाव में वीनस है, चलिए एक सूत्र और देता हूं। जुपिटर से 10वें भाव में अगर वीनस है, तो ऐसे में जातक की शादी 22वें साल में होने की संभावना प्रबल हो जाती है, या हो जाती है। जुपिटर से 10th हाउस में वीनस होगा।
सब अपनी अपनी कुंडलियों के जानना चाहते हैं कि मेरे कॉम्बिनेशन है तो सर मेरा बता दो, सर मेरा बता दो, मेरा बता दो। जिज्ञासा अच्छी है, क्यूरियोसिटी अच्छी है, इसीलिए कह रहा हूं आ जाओ। जितनी कंसल्टेंसी में आप खर्च करोगे ना, उससे बहुत कम के अंदर आप बहुत सारे सूत्र ले जाओगे अपने जीवन के। अच्छा, एक चीज और है, मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान लिया है उसका रिपेमेंट जरूर कर। मुझे मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नाम से अगर 1 किलो ज्वार बाजरा पक्षियों को दे देंगे या 10 रुपए का चारा गाय को खिला देंगे, तो भी मैं मानूंगा कि आपने जो मुझसे लिया है वो आपने प्रकृति को वापस समर्पित कर दिया। तो ये जरूर कार्य कर दीजिएगा। अगर सूत्र आज आपको अच्छे लगे हो, फिट बैठे हो, आपको एक्यूरेट लगे हो, और अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस विधा के अंदर, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। जबरदस्त काम। चलिए कुछ और बताओ। अगर लग्न में केतु बैठा हुआ है किसी जातक के, हो सकता है किसी के व्यक्ति की बैठ सकता है लग्न के अंदर केतु हो, ऐसा व्यक्ति थोड़ा दब्बू किस्म का होता है, अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यानी कि दब्बू का मतलब दो तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आदमी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता हो, चुप रहता हो, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हो, वो खुल के कभी भी अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाए, लग्न में अगर केतु का। बिल्कुल एकता जी, ये मेरी जो बीएनएन की क्लास होती है, ब्रह्मानंद नाड़ी जो में होती है, मैं वहां पे इन सूत्रों को लाता हूँ, मैं वहां इनका फ्लेवर देता हूँ, वहां आपको ये सूत्र बनाना, देखना, समझना सिखाता हूँ पूरा। अगर आपने वो कर लिया तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि टेक्निक क्या है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा मस्तिष्क है, मेरी बुद्धि है, मेरा व्यवहार है, मेरा एक्सप्रेशन है। केतु आके बैठ गया, केतु सेपरेशन है, डिटैचमेंट है। तो आपकी बुद्धि को क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, एक्सप्रेस मत करो, लोगों को उलझो उलझो मत, लोगों को बताओ मत, अलग रहो, शांत रहो, सेपरेट रहो। तो केतु ऐसे कर देगा। सेकंड हाउस में केतु होगा किसी के, तो वाणी दोष दे देता है। ऐसे व्यक्तियों को बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कमांड लानी पड़ती है बोलने के अंदर ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो उनके बोलने के अंदर आप देखेंगे गैप आता है। ऐसे लोगों को बोलने में गैप आएगा नहीं, शब्द खा जाएंगे, बोलते बोलते दो तीन चार शब्द मुंह के अंदर ही गायब हो जाते हैं उन लोगों के। केतु इन सेकंड हाउस। और एक बार अगर किसी ने, केतु वाले ने अगर बोलने पे कमांड कर ली, सेकंड हाउस केतु बैठा है, तो उसके आगे बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं। जब वो किसी की बात को काटने पे आता है, किसी अपने आर्ग्यूमेंट्स पे आता है, अपनी बात रखने पे आता है ना, तो उसके मुकाबले का वकील नहीं है कोई दूसरा। सेकंड हाउस केतु। मैं ये सोच आपके अंदर डेवलप करता हूँ उस कोर्स के अंदर, मैं ये फ्लेवर आपके अंदर डालता हूँ कि आप देखते ही समझ जाएं कि ये चीज आपके अंदर मिलेगी, ये चीज होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो एक बार प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। प्लीज कुछ लोग हैं जो इसमें डालना चाहें कमेंट अपने। तो पन्ना मैम, एक बार प्लीज पोस्टर एक बार वापस से आप शेयर कर दें अगर आप। जी तो जी जी सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। जी सर। जैसा कि अभी हमें पिछले 1 घंटे में जो आनंद की अनुभूति हुई है, मतलब जिनका भी एस्ट्रोलॉजी लव है या फेवरेट टॉपिक है, उनके लिए आज की क्लास वैसे ही अद्भुत थी।
तो पहले तो अनुराग सर आपको बहुत बहुत थैंक यू उस चीज के लिए। तो आज अगर आप इस तरीके की एक 5 दिन की क्लास चाहते हैं जिसमें 150 योगास के बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे, वो योगास होते हैं तो लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं। प्रिडिक्शन बेस्ड क्लास है, रेमेडी नहीं है, प्रिडिक्शन है कि उन्हें 150 योगाओं को देखते ही क्विक प्रिडिक्शन कैसे किया जा सकता है, उसी चीज की ये क्लास है। 6 सितंबर से शुरू होने वाली है, 5 दिन चलने वाली है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी क्लास कंटिन्यू होगी। और नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंजर 999 पर ये क्लास हो रही है। पे करने के बाद आपको नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर 91119117 पर स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, आप अपना प्रश्नों का भर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो आपकी उसको क्लियर करने के लिए। कोर्स की रिकॉर्डिंग 1 साल तक अवेलेबल रहेगी। सर आपने पढ़ाया इतने अच्छे तरीके से है ना, क्वेश्चन तो होना भी नहीं चाहिए वैसे भी। जो भी आपने पढ़ाया वो बिल्कुल परफेक्ट था वो, और सबने जिनके कुंडली में वो योगास मैच करते हैं उन्होंने हाँ भरी ही है वैसे ही। जी, बहुत तो मैम अच्छा सेशन लगा। आज का सेशन यहीं थोड़ा विराम देते हैं इसको, जी क्योंकि सर। ये विषय ऐसा है कि अगर मैं लगा रहूंगा तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे लग्न के अंदर केतु आदमी को बोलने देता है, ऐसे ही लग्न में अगर राहु बैठ जाता है हाँ, तो आदमी वाचाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वाचाल यानी बहुत कुछ बोलने वाला, बहुत कुछ एक्सप्रेस करने वाला, बहुत ज्यादा डिटेल में हम्म। बताने वाला। हम्म। और गलती से मेरे लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो हाँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं बोलने पे बताने पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और इसके बारे में डिटेल में आपको आपसे शेयर करूँ। जी जी तो ये जी। खूब एक जाते आते भी आपको एक और सूत्र दे के आ रहा हूँ, ये कि लग्न में बैठा हम्म। हुआ राहु आपको भाषा बनाता, बोलने वाला। अगर आपने अपने उस राहु को यूटिलाइज कर लिया, हम्म। जैसे मैंने क्या किया, इस राहु को ज्योतिष के ज्ञान में यूटिलाइज किया। अनवांटेड बात नहीं करना, विषय पे सर एक बात। बात बताओ, किसी ने बहुत अजीब बात लिखी है जी। कि लग्न का राहु डिवोर्स कराता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करवाता। लग्न का किसने राहु लिखा? डाइवोर्स नहीं करवाता है। डाइवोर्स का एक ही कारक है खाली, वो है केतु। हाँ, बिना केतु के डाइवोर्स नहीं होगा। तो 7वें में तो केतु आ ही गया ना, राहु केतु हुआ तो। 7th में, हाँ, राहु अगर लग्न में होगा तो वो जो राहु का फ्लेवर ढूंढ रहे हैं वो केतु का कार्य कर रहा है वहाँ। केतु छुपा हुआ है, राहु सामने है सबके, केतु छुपा हुआ है। तो केतु वहां छुप के कार्य कर रहा है। नहीं सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। मैं आपका जी टाइम लूंगी 2-3 मिनट, मुझे पता है जी, 8:15 बजे देखिए, आपका दूसरा सेशन है। बताएं, पर आप कोई नहीं। जैसे आपके सॉरी, आप ही ने बताया आपके लग्न में राहु है। ठीक है, तो आपका 7th केतु है, हाउस में 7 मेरे में केतु, केतु है, तो ये केतु डिवोर्स का मेरे योग 7th में है। बनाता है। केतु को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, देखिए मैं, रघुनंदन नाड़ी एक चीज बोलती है, बिल्कुल क्लियर कट चीज है। वो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। हम्म। कोई प्लेनेट खराब नहीं है, कोई प्लेनेट अच्छा नहीं है। हम्म। आप उसको किस तरीके से यूज करते हो, आप किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देते हो, किस तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन करते हो, वो हम्म। आपके लिए अच्छा कार्य करता है। मेरे 7th हाउस में केतु है। हम्म। 23 साल की मेरी मैरिड लाइफ है, हाँ। अच्छी है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियल कपल है, फैमिली में अच्छा है, वो सब कुछ है, गुड। तो मेरा हाँ। डाइवोर्स भी नहीं हुआ। मैंने केतु को शुरू से साधा हुआ है। हाँ। मैं साधना मार्ग पे रहा हूँ, मैं मेडिटेशन मार्ग पे रहा हूँ, मैं ज्योतिष के मार्ग पे रहा हूँ, मैं ओकल्ट के मार्ग पे रहा हूँ। यहाँ अगर मार्ग पे आप चल गए तो केतु सज जाता है। केतु इज ए हेडलेस पर्सन। उसके पास में दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, हाँ। उसके पास में दिल है। हम्म। दिल वाले आदमी को कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है। तो मैंने केतु को क्या किया, अपने वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, जी, उसको यूटिलाइज कर। जाते जाते भी हमने एक नहीं 2 चीजें सीख ली, है ना। और वैसे भी मैं एक चीज जानती हूँ कि जैसे वंदना मैम आपने लिखा कि डिवोर्स होगा, ठीक है, इतना भी ब्लंट जो प्रिडिक्शन है वो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें
काम करती हैं उसके पीछे ना। खाली एक केतु को देख के ही थोड़ी करेंगे, बाकी के 9 ग्रह हमारे कहाँ जाएंगे, है ना। राशियां भी हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सर एक जैस्विन जी का क्वेश्चन है खाली, जसविन जी का, जी जसविन जी जी को पूछिए। हाँ हेलो सर। ये नमस्कार आपने सर। बोला था ना जुपिटर से सूर्य 10 हो तो क्या होगा, इसका क्या आंसर दिया था आपने? जुपिटर से 10वें भाव में वीनस बताया था मैंने। हाँ वीनस, वीनस है मेरा। 22वें साल में शादी। नहीं 27 में हुई थी। देखिए वहां कहीं ना कहीं केतु से इफेक्ट आ रहा होगा, केतु कहीं ना कहीं उसके ट्राइन में होगा। केतु ट्राइन में नहीं है। केतु कहाँ तीसरे बैठा घर है? में केतु है और 10 में वीनस है। 3 7 10 सर जी, 3 7 10 का 3 7। कॉम्बिनेशन बन 3 7 11। हाँ तो 10th में है ना। 3 7 11 तो सेवेंथ हाउस में केतु का इम्पैक्ट है या नहीं है? थर्ड में केतु है और ये वीनस बैठा है तीन तीन 10th सात में। ग्यारह 3 हाउस में मैंने बताया था सर, अगर लग्न के अंदर अगर आपका राहु बैठा है, मंगल बैठा है, तो 5 और 9 में जा सकता है। तो ठीक तीसरे है। में बैठा हुआ केतु जो है सेवेंथ हाउस को भी देख रहा है, उसका उसका ऑन अच्छा हाउस है ना। ठीक है। हाँ। तो इस सेवेंथ हाउस में केतु का इम्पैक्ट है, तो उसने क्या किया, उसमें डिले कर दिया। अच्छा कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं उस सब कारणों को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस चीज को लेके। ये अगर सब वहां पे आएंगे कोर्ट में। होता तो वो चीज बढ़िया काम अच्छा कर कोई जाता। बीएनएन वाले ना ये बता देते हैं कि आपके घर के आसपास ये होगा, कोई मकान बनाएगा आपका दोस्त, पड़ोसी मकान बनाएगा, कुछ इस हाँ तरीके से आप बताएंगे। सब में चलता है, नहीं वो चीज अलग है। यहाँ हाँ जो अगर वो चीज सुना है तो वो सूत्र भी दे दूंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसमें इंक्लूड है 150 में? हाँ जी, 150 में इंक्लूड है ये? मैं कर दूंगा सर, आपको दे दूंगा, 2 4 5 सूत्र दे दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम तोल के नहीं देते कोई भी चीज। जब मैं ठीक है। वेबिनार में आपको इतने सूत्र दे सकता हूँ, तो मैंने कहा वन हाँ फिफ्टी प्लस। हो सकता है राइट। कि 150 से 170 भी हो जाए और 180 भी हो जाए। मेरा ठीक है मेरा क्योंकि किसी पढ़ाने ने का ना कोई मेरे वो को बताया था कि नहीं। हम ऐसे करते हैं, ये बता मैं देते हैं मैं वो बता मैं देते वो टीचर्स नहीं हूँ कि जो चीजों को तोल के अलग रख के कि 5 दिन की क्लास है तो 30 सूत्र ही दूंगा खाली आपको मैं। अगर मेरे मन में आ गई तो हो सकता है पहली क्लास में 50 भी दे जाऊंगा। हैं। ठीक है ज्वाइन करता हूँ मैं। थैंक यू सर। वेल वेल। ठीक है सर, चलते हैं। किसी का कोई भी बीएनएन से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट करें 9111710707 पर। राधे राधे, जय गुरु जी। सभी को राधे राधे, जय श्री काल। राधे राधे, तो राधे राधे गुरु जी। हाँ।